प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्र संघ। इसमें हम लोग राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग और राष्ट्र संघ के कार्यों का अध्ययन करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके महाविद्यालयी परीक्षा, विद्यालयी परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई व्यापक जनधन हानि को रोकने के लिए 10 जनवरी 1920 को हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना संपूर्ण मानव जाति को प्रथम विश्व युद्ध जैसी विभीषिकाओं से बचाना था। वास्तव में राष्ट्र संघ की स्थापना पेरिस शांति समझौते की संपूर्ण विश्व को अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। युद्ध के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक ऐसी संस्था की स्थापना पर बल दिया जो संपूर्ण विश्व में शांति, सद्भावना और सहयोग को बढ़ाने में सक्षम हो। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और फ्रांस के प्रधानमंत्रियों की अनिच्छा के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो लंबे समय तक विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। लेकिन कुछ आंतरिक कमियों, साम्राज्यवादी राज्यों के हितों की आपसी टकराहट और फांसीवाद तथा नाजीवाद के उत्थान ने अंततः राष्ट्र संघ को असफल कर दिया। अब हम आते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई और इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना और प्रेम को बढ़ावा देना तथा युद्ध के कारणों को समाप्त करना तथा विश्व में शांति की स्थापना करना था। शांति की रक्षा हेतु राष्ट्र संघ कोई भी निर्णय ले सकता था। राष्ट्र संघ का निर्णय या राष्ट्र संघ का निर्माण सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर हुआ। सभी सदस्य राज्यों की स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने की शर्त को स्वीकार किया तथा यह वचन भी दिया कि यदि किसी एक राज्य पर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को सभी राज्यों के या सभी सदस्य राष्ट्रों के विरुद्ध इसे माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को प्रारंभ होने से रोकना, इसके लिए राष्ट्र संघ के संविधान में अनेक सिद्धांत बनाए गए। पंच निर्णय, परस्पर बातचीत, काउंसिल की मध्यस्थता आदि के द्वारा राष्ट्र संघ युद्ध को प्रारंभ होने से रोकता था। यदि कोई राज्य इन नियमों की अवहेलना करता था तो राष्ट्र संघ सर्वप्रथम अपने सदस्य राज्यों को यह आदेश दे सकता था कि वह उससे अपना संबंध विच्छेद करें। इसके पश्चात वह आर्थिक संबंध रोके, अर्थात उसकी चारों तरफ से आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाए। यदि इस पर भी नहीं मानता है तब उसके पश्चात राष्ट्र संघ सैनिक कार्यवाही के माध्यम से उस राष्ट्र को सबक सिखाने या उसे दुरुस्त करने का कार्य करता था। अर्थात यह कह सकते हैं
कि राष्ट्र संघ के पास कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार था। राष्ट्र संघ ने अपने इन कार्यों में बहुत अंशों तक सफलता भी प्राप्त की, लेकिन युद्ध रोकने में कहीं न कहीं उसे आंशिक रूप से सफलता मिली। यदि राष्ट्र संघ किसी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करता है तो सदस्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य था कि वह राष्ट्र संघ को सैनिक सहायता उपलब्ध कराएं। युद्ध के समाधान के लिए राष्ट्र संघ के संविधान के अंतर्गत शस्त्रों को कम करने की बात की गई थी। शांति के लिए एक अच्छे वातावरण निर्माण करने के लिए शस्त्रास्त्रों की जो होड़ लगी थी उसे समाप्त करना था। इसके लिए एक व्यापक योजना बनाने का कार्य राष्ट्र संघ को दिया गया। इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्र संघ को इसमें सफलता नहीं मिली। राष्ट्र संघ को मानवीय कार्यों में भी सहयोग देना था। सभी सदस्य देशों के व्यापार और यातायात की स्वतंत्रता का भी ध्यान राष्ट्र संघ को रखना था। राष्ट्र संघ को औरतों और बच्चों का क्रय विक्रय, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्रय विक्रय, अफीम और दूसरे नशीले पदार्थों के व्यापार तथा हथियार और बारूद के व्यापार को भी रोकना था। इसके साथ ही राष्ट्र संघ का यह महत्वपूर्ण कार्य था कि औरतों और बच्चों को उचित काम और उचित मजदूरी मिले तथा उपनिवेशों के साथ उचित बर्ताव किया जाए। राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी देखभाल करता था, उस पर अपनी निगरानी रखता था। दास प्रथा का उन्मूलन करना, मानवीय स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, बीमारियों की रोकथाम करना इत्यादि भी राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार करना, नीतियां बनाना तथा उनके हितों की सुरक्षा करना भी राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक जातियों के हितों का ख्याल रखना भी राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था के रूप में अस्तित्व में आया जो मानवीय कल्याण के लिए कार्य करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। अब राष्ट्र संघ की स्थापना तो हुई, लेकिन जो राष्ट्र संघ का ख्याल कैसे आया, इसकी नींव बहुत पहले से पड़ चुकी थी। 1975 में एक ऐसा विचार आया जो कि कांट के सिद्धांतों से प्रेरित था कि एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए कि जो संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने तथा मानवीय कार्यों को करने के लिए आगे आए। तो उसी सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्र संघ के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, यानी मेन ऑर्गन्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो जब हम देखते हैं तो राष्ट्र संघ के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं। सर्वप्रथम है व्यवस्थापिका सभा, असेंबली। दूसरी है परिषद, काउंसिल। तीसरा है स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वर्ल्ड कोर्ट, सचिवालय, सेक्रेटरिएट और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि व्यवस्थापिका सभा क्या। व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्य राष्ट्रों को कम से कम एक और अधिक से अधिक 3 सदस्य भेजने का अधिकार मिला था, लेकिन प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होना था।
व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता था और वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होना था। व्यवस्थापिका सभा की कार्यवाही की भाषा फ्रेंच अथवा अंग्रेजी थी और निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते थे। 2/3 बहुमत से नए सदस्य राष्ट्रों को की सदस्यता संघ को प्राप्त होती थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन व्यवस्थापिका सभा के द्वारा की जाती थी और बाद में महासचिव भी बहुमत से ही चुना जाता था। असेंबली का काम केवल निर्णय करना था। निर्णय को कार्यान्वित करने की शक्ति सचिवालय के पास थी। यानी जो काउंसिल होती थी, परिषद, यानी जो नीति निर्माण करेगी वो तो व्यवस्थापिका सभा करेगी, लेकिन जो उसको कार्यान्वित एग्जीक्यूटिव रूप में लेके आएगा वह काउंसिल या परिषद लेकर के आती थी। असेंबली राष्ट्रसंघ का बजट पास करती थी तथा काउंसिल के कार्यों की जांच, काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति, शांति भंग की आशंकाओं पर सोच विचार करना आदि जैसे कार्यों को भी करती थी। व्यवस्थापिका सभा को सदस्य राज्यों की गृह नीति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। राष्ट्रसंघ का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग था, परिषद या काउंसिल। परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते थे, स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर तथा अस्थायी सदस्य टेम्परेरी मेंबर या एडहॉक मेंबर। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान इसके स्थायी सदस्य थे। संघ के शेष सदस्य 4 प्रतिनिधियों को चुनते थे जो टेम्परेरी या अस्थायी होते थे। परिषद कार्यकारिणी का काम करती थी। इसके अधिवेशन वर्ष में कई बार होते थे। 1922 के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि परिषद की बैठकें जनवरी, मई और सितंबर में हुआ करेंगी। आवश्यक होने पर विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकता है। परिषद के सामने कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़े आए जिनका इसने कुशलतापूर्वक समाधान किया। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण अंग है स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या वर्ल्ड कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए नीदरलैंड या हॉलैंड के हेग नामक नगर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस न्यायालय में 11 न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीश होते थे। कार्यभार अधिक हो जाने के कारण न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर के 15 कर दी गई। इस न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता था। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर विचार विमर्श करना तथा अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को निर्धारित करना था। इसका नेक्स्ट महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय, सेक्रेटरीट। राष्ट्रसंघ का सचिवालय जिनेवा में है। इसका प्रधान सेक्रेटरी जनरल होता था और सेक्रेटरी जनरल का चुनाव परिषद के द्वारा होता था और स्वीकृति व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से होती थी। सचिवालय का काम 12 विभागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक विभाग एक सेक्रेटरी के अधीन होता था। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक बहुत कर्मचारी होते थे जो व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों
को क्रियान्वित करने में अपना सहयोग देते थे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य उद्देश्य यही था कि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन खोला गया। इसके 3 विभाग थे, साधारण श्रमिक सभा, शासन परिषद और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ संसार के श्रमिकों का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली संगठन था। ये इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग थे। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को यहाँ पर संक्षिप्त में देखते हैं कि क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका विस्तार से करेंगे। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट के रूप में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों को देखते हैं, यानी एक्टिविटीज ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, सद्भाव, सहयोग और मानवीय हितों के लिए किया गया था। राष्ट्र संघ के 2 प्रकार के कार्य थे, एक था गैर राजनीतिक और दूसरा कार्य था राजनीतिक। गैर राजनीतिक कार्यों का अर्थ यह है कि जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मानवीय कल्याण के लिए कार्य करना है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, बच्चों की स्थिति में सुधार लाना, श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना, बीमारियों से रोकथाम करना, अनेक प्रकार के वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, जिससे कि जो एक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, मौलिक अधिकार जो उन्हें मिलने चाहिए, उन अधिकारों की सुरक्षा का जो कार्य था वह राष्ट्र संघ का गैर राजनीतिक कार्य था, और जिसमें राष्ट्र संघ को गैर राजनीतिक कार्यों अर्थात मानवीय कार्यों या मानवता के लिए किए गए कार्यों में अत्यधिक सफलता उसे मिली। राष्ट्र संघ को गैर राजनीतिक कार्यों के संपादन में विशेष रूप से सफलता मिली। सर्वप्रथम राष्ट्र संघ ने प्रथम विश्व युद्ध में युद्धबंदियों को मुक्त कराया, अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्धबंदी बनाए गए थे उनको मुक्त कराया और उनको उनके देशों में पहुंचवाया। युद्ध द्वारा विस्थापित लोगों की समस्याओं का समाधान किया। राष्ट्र संघ ने अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने का भी प्रयास किया और उसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया, क्योंकि युद्ध के कारण ही अनेक प्रकार की छुआछूत जैसी वाली बीमारियां फैल गई थीं। जैसे टाइफस एक प्रकार की बीमारी के निवारण के लिए राष्ट्र संघ ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। युद्ध के कारण अनेक देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो उनको किसी को धन की जरूरत थी तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान किया, किसी राष्ट्र को अन्न की जरूरत पड़ी तो उसे अन्न प्रदान किया। जैसे ऑस्ट्रिया को उधार अन्न दिया गया और विभिन्न देशों तथा विश्व कोषों से धन लेकर उसे कर्ज भी दिया गया। इसी प्रकार हंगरी को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यूनान और बुल्गारिया भी राष्ट्र संघ की आर्थिक सहायता से लाभान्वित हुए थे। मादक वस्तुओं के विरुद्ध भी राष्ट्र संघ ने कठोर कदम उठाए। महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि के लिए तथा उनके शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया तथा रोग से पीड़ित लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराने में इसे सफलता मिली। मानव जगत के आध्यात्मिक एवं बौद्धिक स्तर को ऊंचा बनाने के लिए, शांति की गारंटी देने के लिए तथा अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के दृष्टिकोण को विस्तृत करने में भी राष्ट्र संघ को सफलता मिली। तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र संघ को गैर राजनीतिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिली। और अब है राष्ट्र संघ का राजनीतिक कार्य। राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य था युद्ध को प्रारंभ न होने देना और विश्व में शांति की स्थापना करना। यदि कोई भी राष्ट्र संघ में प्रवेश करता था तो उसे यह
वचन देना पड़ता था कि वह युद्ध तथा युद्ध की में होने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा और शांति को बढ़ावा देगा, और उसे उस प्रतिज्ञा को पालन भी करना होता था। बड़े राष्ट्रों के साथ संघर्ष में, युद्धों में तो राष्ट्रसंघ को सफलता कम मिली, लेकिन छोटे राष्ट्रों के बीच जो युद्ध हुए उनके समाधान में राष्ट्रसंघ को जरूर सफलता मिली थी। अब है राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण क्या था। राष्ट्रसंघ की असफलता को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अलग वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट को हम देख सकते हैं कि राष्ट्रसंघ क्यों असफल हो गया। राष्ट्रसंघ की असफलता के निम्नलिखित कारण जाने जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन विश्व शांति का समर्थक था और उसी की पहल पर क्लीमेंसो और लॉयड जॉर्ज की अनिच्छा के बावजूद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापक जनधन की हानि हुई थी और वुडरो विल्सन का हृदय अत्यंत द्रवित हुआ था। लेकिन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में ही करीब करीब यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसंघ शांति स्थापना में हल्का पड़ रहा है। मुसोलिनी, हिटलर, फ्रैंको, टूजो और फ्रांसिस्को ने राष्ट्रसंघ की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया और अंत में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब राष्ट्रसंघ की असफलता के महत्वपूर्ण कारण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका का असहयोग, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रसंघ सर्वमान्य नहीं हो सका। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्र संघ के सदस्यों के आपसी हितों की टकराहट। चौथा कारण है राष्ट्रसंघ की स्वयं की सेना न होना। नेक्स्ट कारण है फांसीवादी ताकतों का, अर्थात अधिनायकवादी ताकतों का उदय। आर्थिक राष्ट्रीयता। नेक्स्ट कारण है राष्ट्रसंघ का दोषपूर्ण संविधान। नेक्स्ट कारण है निःशस्त्रीकरण की अवहेलना और साम्राज्यवादी राष्ट्रों की उपनिवेशों की चाहत तथा उग्र राष्ट्रवाद जैसे नाजीवाद और फांसीवाद के उदय ने राष्ट्रसंघ को असफल कर दिया। लेकिन यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ काफी लंबे समय तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा और मानवीय हितों के कल्याण के लिए उसने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और एक गाइड के रूप में उसने मानवीय कल्याण के लिए आगे आने वाली संस्थाओं का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी नींव पर बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसमें आपको राष्ट्रसंघ के सदस्य, राष्ट्रसंघ के जो संस्थापक सदस्य थे, प्रारंभ में उनकी संख्या 32 थी, फिर 42 हुई और बाद में 55 सदस्य इसके संस्थापक सदस्यों की श्रेणी में आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी भी है, विश्लेषणात्मक जानकारी भी है। इसे आप लोग तैयार करना, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको सफल बनाने में सहायक होंगे। थैंक यू।